हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसे कि सीजीएल के प्री हो गए हैं, हमारे स्टेनो के भी हो गए हैं, अभी सीएचएसएल के भी हो गए ना, मेंस होने वाले हैं सभी के, चाहे वो सीजीएल हो आपका, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो। और फिर हमारी एमटीएस की भी डेट आ गई है, 4 से हमारे एमटीएस के एग्जाम भी स्टार्ट है फरवरी से। तो इन सबको कंसिडर करते हुए, और वैसे मेंस के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मेंस का लेवल हमने यहाँ पे दिया। और एक बात और, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2020 की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एरर डिटेक्शन की, इनमें कोई भी क्वेश्चन ना कॉपी पेस्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ नहीं है, रूल्स वही हैं, ठीक है। एडुकेटी के हिसाब से हमने कंटेंट अपने आप बनाया और हम उन सभी क्वेश्चंस को कंसिडर किया है जो एडुकेटी ने अभी प्री में पूछे हैं, ठीक है। मेंस का लेवल थोड़ा सा हाई जाने वाला है, नो डाउट, तो क्वेश्चंस की लेंथ को भी हमने इंक्रीज कर दिया थोड़ा। लेट्स हैव अ लुक, इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफॉर्म्स, ठीक है, द रिफॉर्म्स, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल। रिफॉर्म्स जो थे वो रिकमेंड किए गए थे किसके द्वारा, पैनल के द्वारा। रिफॉर्म्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब इसको नाउन बोल सकते हो, सब्जेक्ट है और आर्टिकल द लगा है। बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल, ये हमारा क्या है, पैसिव है, बाय से पता लग रहा है, और वैसे बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, पैसिव। रिफॉर्म्स किसी को खुद गाइड नहीं करेंगे, पैनल के द्वारा रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया गया था। आर इंटेंटेड नॉट ओनली, अभी देखो, अच्छा नोट ओनली है, इसके साथ पेयर क्या बनता है, बट ऑल्सो का बनता है। तो हम देख लेते हैं, नोट ओनली के बाद में हमारे पास में क्या, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का पेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर है। नोट ओनली टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बट ऑल्सो, नोट ओनली के साथ में बट ऑल्सो एड्रेसिंग। देखो एरर तो यही मिल गया ना, नोट ओनली के साथ में यहाँ पे इंफिनिटिव है और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में हमारे पास में क्या, आईएनजी फॉर्म है, तो इसको भी इंफिनिटिव में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, टू एड्रेस, easy था the question, to address the asymmetries in resource allocation that have long plugged rural districts, ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना है, क्वेश्चन की लेंथ देख के हमें घबराना नहीं है कि अरे कैसे है। देखो कितना इजी एरर था ना, नोट ओनली और बट ऑल्सो जैसे मैंने देखा, तो देखा नोट ओनली के बाद में इन्फिनिटिव था, बाद में भी इन्फिनिटिव चाहिएगा ना, क्योंकि पैरेललिज्म को तो हम मेंटेन करेंगे ना। और देखें तो एडुकेटी ने ना प्री में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, पैरेललिज्म के क्वेश्चंस बहुत आए हैं ना, तो वही बस उसी कॉन्सेप्ट पे हमने भी क्वेश्चन फ्रेम किया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, had the analyst been given access to the longitudinal data sooner, they could have refined their projection with greater accurateness। देखो had के साथ में क्या है, been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। had the analyst been given access, अगर एनालिस्ट है उनको एक्सेस दिया जाता किस चीज का, टू द लॉन्गिट्यूडनल डेटा सूनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़ा होगा ना, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या था भाई, इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आने वाले क्लोज के अंदर हम क्या करते हैं, वुड हैव, वुड हैव कर दो, वुड हैव कर दो, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही करते हैं, ठीक है। सिंस हमें मालूम है कि जो आपका जो सेंटेंस है इसको पैसिव में रखना जरूरी था, तो एक पैसिव होगा, अगर पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे बीन लगा देंगे, समझ पा रहे हैं इसको। हैड द एनालिस्ट बीन गिवन एक्सेस टू द लॉन्गिट्यूडनल डेटा सूनर, दे कुड हैव रिफाइंड, ठीक है ना, वुड हैव रिफाइंड, कुड हैव रिफाइंड, एक ही बात है, आपने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर प्रोजेक्शन, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें तो हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस के आगे आया, इफ को ही मेंटेन कर रहा है ना। अगर हम लगा दें इफ के साथ में हैड, अगर तुम कल रात को मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देती, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देती, इसका मतलब तुम ना ही आए और ना ही मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो बस ये कंडीशनल सेंटेंस है, वही कंडीशन बताया जा रहा है। हैड द एनालिस्ट बीन गिवन, अगर उन्हें दिया जाता, एनालिस्ट को दिया जाता एक्सेस टू द लॉन्गिट्यूडनल डेटा सूनर दे कुड हैव रिफाइंड, वो रिफाइन कर सकते थे देयर प्रोजेक्शंस विद, किसके साथ में, विद ग्रेटर एक्यूरेटनेस। देखो विद हमारा प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, मतलब एक हमें नाउन चाहिए होता है। तो एक्यूरेटनेस यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता, एक्यूरेसी, ठीक है, ये वर्ड क्या बनेगा, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेटनेस कोई वर्ड नहीं होता, नाउन क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद में हमें एक ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, नाउन, नाउन है ना, एक्यूरेटनेस नाउन नहीं होता, एक्यूरेसी होता है, विद ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3,
आई हैव क्वेश्चन, आपको ठीक लग रहे होंगे। द लायंस क्या थे, बिकेम एक्सट्रीमली वॉयलेंट, वो एक्सट्रीमली वॉयलेंट हो गए एंड अनकंट्रोलेबल, मतलब उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। व्हेन, जब कब हुए, व्हेन द फ्राइटेंड विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग, जब वो जो विजिटर्स थे ना वो मतलब बहुत सारे डरे हुए थे और वो लायन के ऊपर थ्रो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब स्टोन्स, पत्थर, एट देम, किन पे, लायन पे, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट, इस बात से कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि वो खुद को बचा पाए। ठीक है, लायंस पे जब स्टोन्स फेंके गए विजिटर्स के द्वारा तो फिर वो बहुत ज्यादा वो सोचे थे कि हम अपने खुद को बचा लेना, तो लायंस क्या थे, बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, एक्सट्रीमली वॉयलेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आप समझने वाली बात जो है, देखिए लायंस क्या हो गया, बिकेम है ना। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ वर्ब्स कैसे होते हैं, लिंकिंग वर्ब जैसे काम करती हैं। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, जैसे बिकेम, ठीक है, अपीयर, फील, समझ पा रहे हैं, तो सो ऑन, सीम्स, ये सारी हमारी क्या होती है, ये हमारी ऐसे होती है लिंकिंग वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और हमें मालूम है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट बोलो या एडजेक्टिव बोलो, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब जब भी लिंकिंग वर्ब्स आती हैं, बिकेम है, अपीयर है, सीम्स है, फील है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ये एक्शन वर्ब्स नहीं होती, वर्ब्स कुछ तो एक्शन वर्ब होती हैं और कुछ हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब में तो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, लिंकिंग वर्ब में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को बताता है। जैसे मैं ये बोलूं आई एम पूनम, तो आई कौन है, पूनम है, तो आई और पूनम को किसने जोड़ा, एम ने, तो एम यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब। हाँ, अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द क्लासेस, तो आई एम गोइंग, एम के साथ में गोइंग आया, यहाँ पे एम क्या बन गया आपका, एक हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग आपका मेन वर्ब, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब है। आप जा रहे हो, मतलब मैं जा रही हूँ क्लासेस के लिए, तो जाने का एक यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है। लेकिन मैं बोलूँ आई एम पूनम, तो एम यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है ना, एक्शन वर्ब नहीं है। तो सेम वही है, बिकेम जो होता है ना, जैसे बिकेम है, अपीयर है, सीम्स है, फील है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है आपकी लिंकिंग वर्ब, इनमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो जब एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा तो हमें एक्शन वर्ब चाहिए ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव चाहिए या कॉम्प्लीमेंट चाहिए। एडजेक्टिव बोलो, तो लायंस जो थे वो क्या हो गए थे, वॉयलेंट। लायंस क्या हो गए थे, लायंस हो गए थे, क्या हो गए थे, वॉयलेंट। जैसे इसको मैं ऐसे समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं शी बिकेम एंगरली, या मैं ये लिखूं शी बिकेम एंग्री, तो कौन सा ठीक होगा, शी बिकेम एंग्री, क्योंकि बिकेम हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं हमारे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो एडजेक्टिव, है ना। हमारा गुस्सा होना, नाराज होना, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं आपकी क्वालिटीज। भाई शी बिकेम क्या हो गई थी, एंग्री, राइट। तो वही आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, बिकेम अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम कभी भी ये जो लगा रहे हैं ना एंगरली, ये तो आपका क्या बन गया, मतलब एक एक्शन वर्ब को बताने के लिए एडवर्ब लगते हैं ना, तो एडवर्ब नहीं है, हमें तो एक एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं ठीक करना चाहूं, अगर ये ऐसा होता, द लायंस रोड वॉयलेंट, अगर मैं ये लिखती, ठीक है, द लायंस रोड, रोड अब क्या हो गया, इसमें अपने आप में क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, है कि नहीं। रोड अपने आप में वर्ब है। अब वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, गलत हो जाता है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। हमें एक एडवर्ब चाहिए थी, तो हम क्या लगाते हैं, वॉयलेंटली। समझ पा रहे हैं कि नहीं, वॉयलेंटली। तो यहां पर बिकेम जो था ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में उसके एडजेक्टिव चाहिए होते हैं, मतलब हमें एक एडजेक्टिव चाहिए था। हमें यहाँ पर मतलब बिना मतलब का ये जो आप एडवर्ब लगा रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। लायंस बिकेम वॉयलेंट, लायंस जो थे वो वॉयलेंट हो गए और अनकंट्रोलेबल हो गए। तब व्हेन द फ्राइटन विजिटर्स, जो डरे हुए विजिटर्स थे, विजिटर्स क्या थे, डरे हुए थे, है ना। कोई इंसान डरा होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फ्राइटन विजिटर्स, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया फेंकना, क्या, स्टोन्स को, कहां पर, एट देम, मतलब एट देम इन एन अटेम्प्ट टू, लाइंस पे फेंकना शुरू कर दे। देन किसके लिए, लाइंस के लिए, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट, जिससे कि वो खुद को बचा पाए, विजिटर्स जो थे वो खुद को बचा पाए। देमसेल्व्स किसके लिए आए, विजिटर्स के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे बिकेम है, अपीयर है, सीम्स है, ठीक है, फील है, तो हम जैसे बोलते नहीं
शी फील्स या आई फील सैड टुडे, शी फील सैड, है ना, सैड नहीं सैड, है ना, शी फील सैड, उसको मतलब वो सैड फील कर रही है, या आई एम फीलिंग हैप्पी, या आई फील हैप्पी, इस तरह से। तो कहने का मतलब है जितनी भी आपकी जो लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, फील है, बिकेम है, अपीयर है, सीम्स है, टर्न है, कीप है, ये सारी की सारी आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। और बी की फॉर्म्स तो सारी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी बी की फॉर्म्स आती है, बी है, इज एम आर है, वॉज वर है, हैज मतलब बीन आती हैं, ये सारी की सारी आपकी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब अगर एक्शन वर्ब आता तो फिर हम एक एडवर्ब का यूज करते है कि नहीं, एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज होता, क्योंकि एक वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, वेयरएज लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी एडवर्ब्स नहीं आते, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब था, हम एक एडजेक्टिव की नीड थी, तो एडजेक्टिव हम लगा रहे हैं अननेसेसरली, जो ये दिया हुआ आपको एडवर्ब, इसको काटेंगे, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब था, ठीक है। कोई अगर एक्शन वर्ब होता तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते थे। द लाइन्स बिकेम वॉयलेंट एंड अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट वी हैव, इसको अच्छे से करके जाना, पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नेक्स्ट वी हैव द कंपनी, कंपनी जो है क्या है, स्पेशलाइजेज, कंपनी सिंगुलर थी तो स्पेशलाइजेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एड किस चीज में है, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में, मेटिकुलसली क्राफ्टिंग, ठीक है। एक तो किस चीज में, डिजाइनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, और किस में, क्राफ्टिंग के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी है उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, एक तो वो डिजाइन बहुत अच्छा करती है और मेटिकुलसली क्राफ्टिंग के अंदर है, कोई बात नहीं है। एंड मैन्युफैक्चरिंग, और ये भी आईएनजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों देखो तीनों चीजें मेंटेन हो रही है ना, यहाँ पे डिजाइनिंग है, क्राफ्टिंग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड हाई क्वालिटी फर्नीचर known for its exceptional level of क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। क्या कह रहा है, जो कंपनी है उसकी स्पेशलाइजेशन है या स्पेशलाइजेज है किस चीज में, एट डिजाइनिंग, मेटिकुलसली क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड हाई क्वालिटी फर्नीचर्स, नॉन फॉर इट्स, ये अपने लिए जानी जाती है क्या, किस चीज के लिए, एक्सेप्शनल लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। यहां पे अगर आप समझ पा रहे हैं, देखो सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं, डिजाइनिंग में आईएनजी है, क्राफ्टिंग में आईएनजी है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। अब क्या है, अपनी फिनिशिंग के लिए जानी जाती है, हाई क्वालिटी फर्नीचर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉन फॉर इट्स एक्सेप्शनल लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, उसके लिए जानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, एट आया है, प्रपोजिशन क्या, एट, यहाँ एट जो होता है ना वो लोकेशन को बताता है, लोकेशन को बताने वाली ये क्या है, आपकी प्रपोजिशन है। आई एम स्टैंडिंग एट हल्दीराम्स, मैं हल्दीराम्स के बाहर खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट सीसीडी, ठीक है, सीसीडी के बाहर खड़ी हूँ। बट यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं हो रही, वो स्पेशलाइजेशन है डिजाइनिंग में, तो क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन, शी डील्स इन, या शी इज एक्सपर्ट इन, है ना। तो इस तरह से द कंपनी स्पेशलाइजेज इन डिजाइनिंग और किसमें, क्राफ्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आएगा फिक्स प्रपोजिशन इन, एट नहीं आता, एट लोकेशन के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन की कोई बात नहीं हो रही है। कोई भी इंसान किसी चीज में स्किल होता है ना, मतलब स्किलफुल होता है, तो इन्हीं लगाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, ये बात अलग है, गुड एंड बैड के साथ में एट आता है, शी इज गुड एट, है ना, शी इज बैड एट, कोई बात अलग है। ही एंड हिज क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ही है और एंड से जुड़ा है, एंड के बाद में क्या, क्लोज फ्रेंड्स। तो डज नॉट वांट, हमें मालूम है डू डज और डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे डज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ही है और उसके फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। ही एंड हिज क्लोज फ्रेंड्स डू नॉट वांट टू अटेंड, डू नॉट वांट व्हाट, डू नॉट वांट है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए था, ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए था, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। क्या नहीं चाहते थे, तो अटेंड, अटेंड नहीं करना चाहते थे, क्या, द हाईली एंटिसिपेटेड सेमिनार को अटेंड नहीं करना चाहते थे। स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो, जो कल के लिए स्केड्यूल किया गया है, इवनिंग, टुमारो इवनिंग के लिए जो स्केड्यूल किया गया, एट कहाँ पे, एट द इंस्टीट्यूट, देखो प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं, अभी बताया था ना आपको, आई एम स्टैंडिंग एट हल्दीराम्स, आई एम स्टैंडिंग एट सीसीडीज, ठीक है, एट स्कूल, एट इंस्टीट्यूट, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डू लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वह भी प्लूरल। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डू होता है ना, डू, डज और डिड, ठीक है, ये तीनों ऐसी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमेशा हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म से क्या समझते हैं, जिसमें एस, ई एस और ईडी कुछ नहीं लगेगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगेगी। जैसे वांट है ना, जैसे मैं बोलूँ शी के साथ में तो वांट से लगेगा ना, शी वांट्स, है कि नहीं। अब मैं ये लिख दूं डज, डज क्या वो चाहती है, डज शी, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, वांट,
है कि नहीं? अगर मैं वांट्स लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डज है ना, डज के बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, वांट लगेगी। ठीक है, इसके अलावा डू डज डिड के साथ तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसके अलावा हम किसके साथ लगा सकते हैं, जितने भी हमारे मोडाल्स हैं, मोडाल से क्या समझते हो, जैसे हमारा कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, डेयर, नीड, नॉट, विल, शैल, इन सब के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना, मोडाल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये दो चीजें ध्यान रखना, पेपर में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज गो, प्लीज गो एक वर्ब है, एंड मीट, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज गो एंड मीट, किससे, जाओ और मिलो, किससे, द चेयरपर्सन, कहाँ पे, एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। देखो लोकेशन के लिए, ऑफिस के लिए एट आया, अभी बताया था ना आपको, प्लीज गो, जाओ, एंड मीट द चेयरपर्सन एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाओ। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वाली प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, अगर वर्ब की बेस फॉर्म आई है उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि वो प्रेपोजिशन के क्या बन जाते हैं, जिरेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि जिरेंट तो एज ए नाउन काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में, एज शी इज, एज शी इज एक्सपेक्टेड। अब देखो इज हमारे वॉज वर्ब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये क्या बन जाती है, हमारी पैसिव का कंस्ट्रक्शन बन जाता है। ठीक है, एज शी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स due to an official review meeting for the few next days starting from Monday। दोबारा देखिए, देखिए इस सेंटेंस को दोबारा अच्छे से पढ़ना, प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसे मिलो, चेयरपर्सन ने ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स के दौरान, एज शी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। ठीक है, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हेडक्वार्टर से थोड़ा सा दूर रहे, ड्यू टू किसकी वजह से, एन ऑफिशियल रिव्यू मीटिंग, ऑफिशियल रिव्यू मीटिंग की वजह से, फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, मतलब शी है कोई, उसको दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिव्यू मीटिंग चल रही है, चलेगी कुछ दिनों के लिए, फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्ट होगा, कुछ दिनों के लिए से दूर रहने को कहा जा रहा है, फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। इस पार्ट में देखो, इस बात को समझो, इसको ऐसे ठीक करेंगे, for the next few days, है कि नहीं, क्यों ऐसे ठीक किया पार्ट, तो इस पार्ट में एरर होगा, कैसे ठीक करेंगे इसको, ये दोबारा देखो, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, डेज हमारा क्या प्लूरल है कि नहीं, और प्लूरल है तो उसकी पहले डिटर्मिनर आएगा कि नहीं, नाउन से पहले डिटर्मिनर्स आते हैं कि नहीं, डे 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 है ना, डे डे का डेज किया मतलब नाउन है, और नाउन कैसा प्लूरल है, तो नाउन से पहले डिटर्मिनर्स आएंगे ना, तो डिटर्मिनर क्या होगा आपका, फ्यू, है ना, फ्यू का मतलब कुछ, तो डेज आ गया। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखो, कुछ हमारे जैसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे द नेक्स्ट, द लास्ट, द लास्ट, द फॉर्मर, द लेटर, ठीक है, द फॉर्मर, द लेटर, फिर द किसके साथ आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है ना, तो वही बात है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल द लगाते हैं ना, द फर्स्ट, द लास्ट, द फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, द फॉर्मर, द लेटर, सुपरलेटिव डिग्री हो, इन सब के साथ में हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो द जो है हमारा नेक्स्ट के साथ लगेगा। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनर है ना, ये नाउन से पहले आएगा। ठीक है, अगर हम ये लिखें फॉर द वन नेक्स्ट मंथ, समझना इसे, मंथ तो हमारा नाउन है ना, नाउन हम क्या बोल रहे हैं, एक महीने के लिए, एक महीने के लिए, मंथ हमारा नाउन है, और नाउन का डिटर्मिनर कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर इसको कैसे ठीक करेंगे, फॉर द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, 1 मंथ, है ना, ये सही होगा। मंथ हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर, वन, मतलब 1 2 3 4 जो भी डिटर्मिनर्स होते हैं आपके। ठीक है, और ये और द नेक्स्ट साथ में रखेंगे आप। आई होप आपने इसका कंसेप्ट को समझा होगा, काफी अच्छा कंसेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन है ना पेपर में आपको तकलीफ देंगे फिर, है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज नहीं, फ्यू आप ऐसे लर्न कर लो ना, कि जैसे हमारा नाउन है, नाउन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले डिटर्मिनर ही तो लगाएंगे ना, फ्यू ही तो लगाएंगे, फ्यू, और नेक्स्ट तो द के साथ चला जाएगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली सेलिब्रेटेड
देखो क्या कह रहा है, द टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली सेलिब्रेटेड एंड टेक्निकली gifted forwards have been consistently praised by critics for their remarkable coordination on the field. क्या कह रहा है, देखो the two of the worlds, पूरे वर्ल्ड के जो दो हैं मोस्ट हाईली सेलिब्रेटेड एंड टेक्निकली गिफ्टेड, तो दो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हाईली सेलिब्रेटेड और टेक्निकली गिफ्टेड हैं, गॉड ने उनको गिफ्ट किया है। फॉरवर्ड्स हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रेज्ड, जो कि हमेशा प्रेस किए जाते हैं, हैव बीन प्रेज्ड, हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रेज्ड, जो प्रेस किए जाते हैं या किए गए हैं, ठीक है ना। हैव बीन, ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और हैव किसके लिए है, टू के लिए, जो दो हैं, दो लोगों की बात चल रही है यहाँ पे। हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रेस किए गए हैं बाय किसके द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा। क्यों, फॉर देयर किसके लिए है, टू के लिए, फॉर देयर रिमार्केबल कोऑर्डिनेशन, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिमार्केबल कोऑर्डिनेशन था ऑन द, कहां पर, ऑन द फील्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे एक कंसेप्ट है जो आप समझेंगे, द टू ऑफ द वर्ल्ड्स। देखो या तो आप उसको ऐसे कर लो, टू ऑफ द, टू ऑफ द प्लेयर्स, टू ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। या फिर ये लिख दो द टू प्लेयर्स। समझ पा रहे हैं क्या, या तो आप ये लिख दो टू ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, टू टू ऑफ द प्लेयर्स ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो द टू प्लेयर्स। इधर भी इसका ऐसे लिख दो, ये भी ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते द टू ऑफ द प्लेयर्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा किया तो समझिए, भाई प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स के लिए अपने दो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो प्लेयर के लिए स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। दो तो अपने आप में स्पेसिफाई होता है, तो इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। नंबर टू अपने आप में स्पेसिफाई है ना, मैं बोलूँ मुझे दो पेन दे दो, दो पेन दे दो, तो दो अपने आप में नंबर स्पेसिफाई कर रही हूँ कि नहीं, द टू पेन नहीं बोलेंगे ना, गिव मी टू पेन्स, गिव मी टू पेन्स, है ना। तो वही चीज है, तो नंबर अपने आप में स्पेसिफाई होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। अगर ऐसे, अगर प्लेयर्स के लिए लगाना है तो आर्टिकल यहाँ पे ऐसे लगाओ, द टू प्लेयर्स, है ना। ये अभी ये जो द है ना, ये टू को नहीं कर रहा है क्वालिफाई, ये द किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्लेयर्स को कर रहा है। अब समझ पा रहे हैं। मैं अगर ये लिखूं द टू पेन्स, तो सही है, क्यों, पेन्स के लिए आए ना आर्टिकल द, ठीक है। और टू के पहले अगर द टू गलत हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे ना टू, दो। समझ पा रहे हैं, क्योंकि दो अपने आप में स्पेसिफाई है तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लेयर्स अगर लिखा है, पेन्स लिखा है, प्लेयर्स लिखा है, जो भी नाउन लिखा है, तो नाउन के लिए आर्टिकल द लगा सकते हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, या तो आप ऐसे लिख दो द टू प्लेयर्स, ये भी ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो टू ऑफ द प्लेयर्स। ये नहीं करेंगे कि टू से पहले हम आर्टिकल द लगा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली सेलिब्रेटेड एंड टेक्निकली गिफ्टेड फॉरवर्ड्स, ठीक है, जो टेक्निकली गिफ्टेड थे, सेलिब्रेटेड थे, हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रेड, उनके हमेशा प्रेज की गई थी क्रिटिक्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने उनके बीच में रिमार्केबल कोऑर्डिनेशन था फील्ड में। जब वो फील्ड पे होते थे तो उन दोनों प्लेयर्स के बीच में बहुत अच्छा रिमार्केबल, मतलब वो क्या था, कोऑर्डिनेशन था, है ना, इसलिए क्रिटिक्स ने उनकी। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये था, है ना। टू अपने आप में स्पेसिफिक नंबर होता है, इसलिए हम आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है। अगर लगाना है तो लिख दो द टू पेन्स, द टू प्लेयर्स, ठीक है, या फिर दो टू ऑफ द प्लेयर्स, टू ऑफ द पेन्स। इधर वे इज करेक्ट, जैसे आपको ठीक करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन ये तरीका गलत होगा, ठीक है। आई होप आपने इसको समझा होगा। चलिए आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करिए, ठीक है। लाइक करना बनता है ना, टीचर इतने एफर्ट डालता है तो बस लाइक करना ही तो मांग रही हूँ। कमेंट करना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। द न्यूली मैरिड कपल के लिए कहा गया प्रेफर्ड, वो प्रेफर करते थे क्या, टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे आराम से स्लो करना, कब, आफ्टर डिनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द, किसका, टाउन का, लोकेटेड, वो टाउन कहाँ लोकेटेड था, नियर द रिवर बैंक। कह रहा है कि एक नदी के किनारे ना एक टाउन था, एक शहर था, उस शहर के आखिर उस शहर का जो आखिरी घर था ना, वहां तक जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पानी बना देते हैं रिवर के अंदर, यहाँ पे पूरे टाउन बसा हुआ है, ये पूरा टाउन है, ये लास्ट हाउस है, मान लो ये लास्ट हाउस है, और कपल है वो यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करते हैं, दो है तो कपल है, दो बना देते हैं। अब ये ना इस लास्ट घर तक वॉक करते थे, ये कह रहे हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल थे ना, वो धीरे धीरे प्रेफर करते थे वॉक करना, ठीक है, उस टाउन के अंदर, उस टाउन के आखिरी घर तक, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। तो ये अंटिल जो होता है ना, अंटिल, ये तो समय को बताता है, जैसे आई विल
वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी, है कि नहीं। तो अंटिल जो है, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये तो समय की जानकारी देता है, टाइम को बताता है ना अंटिल। अंटिल जब तक तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम नहीं आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमने रूल ये भी समझा था कि अंटिल हो, ठीक है, अनलेस हो, आफ्टर हो, बिफोर आ जाए, व्हेन आ जाए, प्रोवाइडेड दैट आ जाए, दो आ जाए, ठीक है, दो यहां लिख देती हूँ। इन सब के बाद में हम क्या करते हैं, फ्यूचर का यूज नहीं करते। फ्यूचर से क्या समझते हो, विल, शैल और वुड का, और वुड का हम यूज नहीं करते, ठीक है। इनके बाद में सिंपल, और सिंपल क्या आता है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस आता है ना। तो ये देखो, इससे पहले वाली क्लोज में तो आ ही सकता है, अंटिल से पहले वाली क्लोज में तो आ ही सकता है फ्यूचर, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। देखो अंटिल के साथ में कभी भी ना, अंटिल के साथ में कभी भी फ्यूचर नहीं लगाते, ठीक है। एक तो ये चीज, और क्या आता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। मान लो अगर यू नहीं होता तो शी होता, तो क्या लगाते, अंटिल शी कम्स बैक, क्या कर देते बच्चे, शी कम्स बैक। एक तो ये एरर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर ये नहीं था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो न्यूली मैरिड कपल थे ना, उनको वो धीरे धीरे प्रेफर करते थे, धीरे धीरे वॉक करना उस टाउन के आखिरी घर तक, आखिरी घर तक, ठीक है। समय की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, आखिरी घर तक हो रहा है। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, अप टू द, ठीक है, एकदम आखिरी घर के लिए क्या क्या बोलेंगे, लास्ट के घर को, अप टू द लास्ट हाउस, अप टू द लास्ट हाउस। या फिर लिख दो एज फार एज द लास्ट हाउस। समझ पा रहे हैं क्या, इधर वे इज करेक्ट, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, अप टू कर दो या एज फार एज कर दो, ठीक है। ये एज फार कर देना, इसको एज फार एज, ठीक है। तो यहाँ पे समय की बात नहीं हो रही, टाइम की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि आखिरी घर तक, ठीक है ना, लोकेशन को बताया जा रहा है कि इस, मतलब इस टाइमलाइन की कोई बात नहीं हो रही, लोकेशन को बताया जा रहा है कि इस आखिरी घर तक वो वॉक करते थे। तो टाइम की बात नहीं हो रही, तो यहाँ टाइम, जब हमें लोकेशन की बात हो, ठीक है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, अप टू या फिर एज फार एज, ठीक है। देन न्यूली मैरिड कपल प्रेफर टू वॉक स्लोली आफ्टर डिनर अप टू द लास्ट हाउस, या फिर एज फार एज द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन लोकेटेड नियर द रिवर बैंक। आई होप आपने इसको समझा होगा, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लर्न कर लेना, जब भी डेस्टिनेशन की बात हो ना, डेस्टिनेशन की बात हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, या तो अप टू का यूज करते हैं या फिर एज फार एज का यूज करते हैं। अंटिल तो समय की बात करता है ना, भाई मैं तुम्हारा इंतजार करूं जब तक तुम वापस नहीं आओगे, जब तक यहाँ पे जब तक की बात नहीं हो रही, टाइम की बात नहीं हो रही, ठीक है। डेस्टिनेशन की, लोकेशन की बात हो रही है, तो हम डेस्टिनेशन के लिए एज फार एज या फिर अप टू का यूज करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स, सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स, ठीक है, गर्ल जो है सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर्स उसमें उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अ फ्यू सिंपल, कुछ तो दिए होंगे तो अ फ्यू आया, अ फ्यू का मतलब कुछ तो है, क्या, सिंपल एंड रूटीन क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द लिटिल गर्ल सिंगुलर था तो वह भी कैसे है, सिंगुलर, ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन के आंसर दिए ना, तो कुछ तो है, मतलब अ फ्यू, अगर फ्यू लगाते, फ्यू का मतलब तो क्या होता है, बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल जीरो, और अ फ्यू का मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो है मतलब पॉजिटिव है, ये तो हम सीख के आए हैं। अ फ्यू यहाँ पे बिल्कुल सही है कि लिटिल गर्ल ने आंसर्स दिए, अ फ्यू सिंपल, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के, एंड रूटीन क्वेश्चंस के, सिंपल एंड रूटीन क्वेश्चंस के, किसके साथ में, विद रिमार्केबल ईज, बड़े ही ईज के साथ में, ठीक है, आराम से। हर पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली से, उसके पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली कहते हैं दैट शी इज टू इंटेलिजेंट फॉर हर एज ग्रुप। उसके पेरेंट्स भी बड़े, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को बड़े ईज के साथ में आंसर दे देती है, तो पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं कि शी इज टू इंटेलिजेंट फॉर हर एज ग्रुप। अब देखो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा ना, टू के साथ में टू का पेयर बनता है ना, लेकिन ये किसके लिए आता है, नेगेटिव वर्ड के लिए आता है। अगर मैं बोलूं दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है कि नहीं, ये चाय बहुत ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी भी नहीं पा रही हूँ, है कि नहीं। तो टू हॉट, टू के साथ में टू का, और लेकिन बीच में जो वर्ड आया ये कैसा है, नेगेटिव वर्ड आया। अब वो लड़की कैसी थी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, वेरी का, या फिर लगा दो एक्सट्रीमली, या फिर लगा दो हाईली, जो आपका मन करे वो लगा दो। तो हम पॉजिटिव जो कॉन्नोटेशन के वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, वेरी, वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। वेरी है, एक्सट्रीमली है, हाईली है।
टू का नहीं करते, टू तो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ में आता है ना। शी इज टू रूड टू टॉक, वो इतनी ज्यादा रूड है कि उससे कोई बात नहीं कर सकता। दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है ना। तो टू के साथ में टू का पेयर तो बनता है, लेकिन बीच में नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव था ये कैसा था बच्चे, पॉजिटिव था। किसी का इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव क्वालिटी है, तो पॉजिटिव क्वालिटी के साथ में हम वेरी का या फिर हाईली, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज करेंगे। एक्सट्रीमली, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, her parents confidently say that she is very intelligent for her age group, she is highly intelligent for her age group, she is extremely intelligent for her age group। तो जो आपको समझ आए वो लगा सकते, लेकिन टू नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड हमारे पास में जो एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी है, वो कैसी है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव क्वालिटी हो तो उस केस में हम वेरी का यूज करते हैं, एक्सट्रीमली, हाईली, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। टू टू का जो पेयर बनता है वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ में यूज होता है, ठीक है, और रेदर जो होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के साथ में। चलिए नेक्स्ट, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट द, रश्मि जो थी, रश्मि वॉज है ना, वॉज हमारे यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा कि आईएनजी वाले क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है वो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, है ना। रश्मि वॉज क्वाइट, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एक होता है हमारा पास का पार्टिसिपल, पास का पार्टिसिपल, पास पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो किसके लिए आते हैं, मतलब जब हम किसी और को, कोई और हमसे, मतलब किसी और के लिए हम जब कोई काम करते हैं ना, हम किसी और के लिए वो एक्शन करें, और जब हम पे ही वो काम हो रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको समझेंगे अभी। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग थी क्यों, एट द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स, है ना, व्हेन शी हर्ड इन डिटेल अबाउट व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द लेट नाइट मीटिंग। रश्मि थी ना, वो अम्यूजिंग, मतलब वो अम्यूज हो गई थी, रश्मि खुद अम्यूज हो गई थी एट द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने सुना, और जब अबाउट द हैड एक्चुअली हैपेंड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जब उसने सुना तो वो काम उससे पहले ही हो चुका था। मतलब रश्मि ने एक बात सुनी, क्या, मतलब लास्ट नाइट ना कोई मीटिंग हुई होगी, तो मीटिंग के बारे में जब रश्मि ने सुना तो वो अम्यूज हो गई। जब रश्मि ने सुना तो मीटिंग तो उससे पहले रात को हो चुकी थी, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सुना था कि अगर पास्ट टेंस होता है तो पास्ट से पहले कोई और काम हो तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। रश्मि ने कोई बात सुनी थी, और उस क्या बात सुनी थी कि जो एक्चुअली मीटिंग में कुछ हुआ था ड्यूरिंग द लेट नाइट मीटिंग में, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, अम्यूज हो गई थी। तो रश्मि ने किसी को अम्यूज थोड़ी ना किया था, रश्मि तो खुद ही अम्यूज हुई थी। आप समझ पा रहे हैं क्या, रश्मि ने किसी को अम्यूज नहीं किया। अगर मैं बोलूं, अगर रश्मि किसी को अम्यूज करती तो अम्यूजिंग होता, जैसे मैं इसको लिखूं, द परफॉर्मेंस वॉज अम्यूजिंग, परफॉर्मेंस कैसी थी, अम्यूजिंग। आप समझ पा रहे हैं आईएनजी क्यों लगाया, जो आईएनजी जो फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये खुद पे इफेक्ट नहीं डालता, ये खुद पे इफेक्ट नहीं डालता, ये इसका इफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब आता है बच्चे, जब इसका इफेक्ट किसी और पे हो, जब इफेक्ट किसी और पे हो, किसी और पर हो, समझ पा रहे, खुद पर नहीं होता इसमें। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, इस पे इफेक्ट खुद पर होता है, किस पर होता है, खुद पर होता है। कैसे, इसको समझेंगे अभी। मैं बोलूं जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, अम्यूजिंग। अब परफॉर्मेंस खुद तो अम्यूजिंग नहीं बन सकती ना, मतलब परफॉर्मेंस कैसे खुद से, परफॉर्मेंस ने अम्यूज किया, जो जनता थी, जो ऑडियंस थी, वो देख रही थी, उसको क्या किया, अम्यूज किया। परफॉर्मेंस वाज अम्यूजिंग, बोलता ना, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज, है ना, इट वाज अम्यूजिंग, है ना, अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो परफॉर्मेंस खुद अम्यूज नहीं होती है, परफॉर्मेंस अम्यूज करती है। आईएनजी फॉर्म कहाँ आती है, जब हम किसी और पे इफेक्ट डालते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ आते हैं, जिसमें इफेक्ट किसी और पे डाला जाता है। अभी देखो, रश्मि ने किसी और को अम्यूज नहीं किया था, रश्मि को डांस वांस नहीं करती जिसने कि हम बोले रश्मि वॉज अम्यूजिंग, नहीं, या रश्मि परफॉर्मेंस वॉज अम्यूजिंग। अगर रश्मि की परफॉर्मेंस की बात होती तो हम बोल सकते थे कि रश्मि परफॉर्मेंस वॉज अम्यूजिंग, रश्मि की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ही अम्यूजिंग थी। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात नहीं आ रही, रश्मि ने तो रात को कोई मीटिंग में बात हुई है, ठीक है, उस बात को सुनकर रश्मि खुद ही अम्यूज हो गई है, ठीक है, इस पे इफेक्ट खुद पे आ रहा है। तो जब खुद पे आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं करते हैं बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, अम्यूज्ड। समझ गए आप इस बात को, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज्ड
रश्मि जो थी वो क्वाइट अम्यूज थी द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना इन डिटेल में अबाउट हैड व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, जो हुआ उस रात को ड्यूरिंग द लेट नाइट मीटिंग में। समझ पा रहे हैं? तो आई होप अपने ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो इससे क्योंकि देखो हमने ये तो रट लिया कि लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं, और हमें मालूम है जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पार्टिसिपल्स होते ही है ना, एडजेक्टिव्स क्वालिटी होती है हमारी, तो पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है, तो लगाएं कौन सा? तो अब याद रखना कि जब इफेक्ट किसी और पे डालना हो, ठीक है, तो उस केस में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब खुद पे इफेक्ट आ जाए, हम खुद ही उस चीज से प्रभावित हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया। क्या कह रहा है? प्लीज रिमेंबर, कृपया ध्यान दें, टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया। अब आपका जो नोटिस है वो रिसेप्शन एरिया में जमा करवा दें ऑफ द बिल्डिंग। इफ बिल्डिंग के रिसेप्शन एरिया में आप जमा करा दें। क्यों? इफ यू वांट इट, जो आपका नोटिस आप चाहते हो, इट किसके लिए आया है? नोटिस के लिए। अगर चाहते हो आपका नोटिस जो है टू बी ऑफिशियली अप्रूव्ड, अगर आप चाहते हो कि आपका जो नोटिस है वो क्या हो जाए? ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसिव है क्योंकि नोटिस खुद अप्रूव करेगा नहीं, नोटिस को अप्रूव किया जाएगा, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कह रहा है कि आप कृपया ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटिस को ना किसी के ऑफिशियली अप्रूव किया जाए, और फिर या फिर डिस्प्ले किया जाए, डिस्प्ले कहाँ पे? अपॉन द मेन बुलेटिन बोर्ड नियर द एंट्रेंस। आपने देखा होगा ना, जैसे बिल्डिंग के एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगा होता है ना, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड पे ना बहुत सारी नोटिस लगे होते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके नोटिस को ना ऑफिशियली अप्रूव किया जाए, और जो बुलेटिन बोर्ड है बिल्डिंग पे एंट्रेंस गेट पर, उस बुलेटिन बोर्ड पे लगे, तो इस नोटिस को आपको क्या करना पड़ेगा? रिसेप्शन एरिया में जमा करवाना पड़ेगा, रिसेप्शन एरिया में जमा करवाना पड़ेगा। मैं चाह रही भाई, मेरा ये नोटिस है और ना ये बिल्डिंग में आते, ये ऑफिशियल अप्रूव भी हो जाए और बिल्डिंग में आते रहते लोग भी इसको नजर डालें, मतलब सभी की नजरों में आना चाहिए। तो फिर क्या, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिसेप्शन एरिया में उसको जमा करवाना पड़ेगा। अब देखो, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया फॉर द बिल्डिंग इफ यू वांट इट टू बी ऑफिशियली अप्रूव्ड एंड डिस्प्लेड अपॉन द मेन बुलेटिन बोर्ड नियर द एंट्रेंस। आप ये यहाँ पे एक वर्ब है डिस्प्लेड, ठीक है, डिस्प्ले। अब हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले किया जाएगा किस पर? द मेन बुलेटिन बोर्ड। अब बोर्ड पर, जैसे कोई बोर्ड है, बोर्ड पे यहाँ पे मैं छोटा सा नोटिस मैं लगाऊंगी भी, ऑलरेडी भी कई सारे नोटिस लगे होंगे बहुत सारे, तो मैं ये बोर्ड पर, बोर्ड की क्या सरफेस है, नहीं है कि नहीं है, तो सरफेस के लिए हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑन। तो यहाँ पे अपॉन नहीं आएगा। एंड डिस्प्लेड ऑन द मेन बुलेटिन, एंड डिस्प्लेड ऑन द मेन बुलेटिन बोर्ड, बोर्ड के ऊपर किसी सरफेस एरिया के लिए हम ऑन ही तो लगाते हैं, ये तो हमने सीखा था, है कि नहीं? इजी था ये तो क्वेश्चन। हाँ, ये बात तो अलग है कि हमने कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं, लेकिन जब हम इसको रियल उतारते हैं तो हम भूल जाते हैं ना, इनको भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या अप्लाई करें। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं आप लर्न कर सकते हो, जैसे डिपेंड के साथ में अपॉन नहीं आता, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, डिस्प्ले ऑन, है ना, इन सब के साथ में अपॉन नहीं आता, पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। फोकस है, कॉन्सेंट्रेट है, इस तरह के वर्ड्स आप लर्न कर सकते हो, फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी वर्ब्स हैं, पेपर में काफी बार पूछी जाती हैं, ये आप कर लेना, ठीक है, ये कर लेना। एक अभी किसी पेपर में पूछा था ब्लेम ऑन, ब्लेम अपॉन क्या होता है? ब्लेम ऑन, ठीक है, वैसे डिस्प्ले ऑन, ब्लेम ऑन, इस तरह से आप कर लेना। तो डिपेंड अपॉन नहीं होता, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, डिस्प्ले ऑन, ब्लेम ऑन, इस तरह से, ठीक है, फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, तो ये चीज ध्यान रखेगा। वैसे भी देखो आपको साफ साफ हिंट दिख रहा था कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर अगर ये दिखे, तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर किसी सतह के ऊपर ना, किसी सतह के ऊपर के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन, है कि नहीं? तो अपॉन नहीं आता, ठीक है, इसको अच्छे से रन कर लेना। एंड डिस्प्लेड ऑन द मेन बुलेटिन बोर्ड नियर द एंट्रेंस। Next we have question number 12. I am writing to formally, मैं formally write कर रही हूँ, invite you for giving a detailed presentation
मतलब कोई इंसान है वो बता रहा है कि मैं आपको फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ कि आपको ना एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देनी होगी, कहाँ पर, एट अवर अपकमिंग जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस। मतलब कोई इंसान कर रहा है कि मैं आपको ना फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ कि हमारा जो जॉब्स एंड करियर को लेके कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना, उसमें आपको ना डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज जो की गई है फॉर, किसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, जो फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स इस साल जाएंगे ना, तो उन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस, जॉब एंड करियर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ कि वहां पर आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देनी हो। इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अब इसमें एरर देखो, एरर निकालो, फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पर ना एक वर्ड, जैसे आपको मैं समझाना चाहूंगी, एक वर्ड होता है, एक हमारी वर्ब है इनवाइट, ठीक है। इनवाइट के साथ में टू भी लगता है और क्या लगता है, फोर। पहले तो ये देखो, ठीक है, जो फोर लगेगा ना वो कब लगेगा, जब आपका नाउन होगा, और टू कब लगेगा, जब इनवाइट के साथ में वर्ब आएगी। पहले तो ये समझो, इनवाइट के साथ में टू और फोर दोनों ही प्रेपोजिशन लग सकती हैं। फोर लगेगा जब नाउन आएगा, ठीक है, और जब आपको लगे वर्ब आ गई है इनवाइट के बाद में, तो वहां पे फोर नहीं टू लगता है। पहले तो ये बात है, ठीक है ना। जैसे दे इनवाइटेड मी टू स्पीक, टू स्पीक इन द सेरेमनी, सेरेमनी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, दे इनवाइटेड मी टू स्पीक इन द सेरेमनी। कोई दिक्कत नहीं, स्पीक हमारा यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया, टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये देखा कि जो फोर लगेगा वो नाउन के लिए लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल और लिख दूं, दे इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। पार्टी आपका क्या होगा, यहाँ पे नाउन है कि नहीं है, पार्टी आपका नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले हमने क्या लगाया, फोर, नाउन से पहले हमने क्या लगाया, फोर, और यहाँ पे क्या था, वर्ब था, तो वर्ब से पहले हमने क्या लगाया, टू। अब इस क्वेश्चन पे आइए, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए इनवाइट है ना, इनवाइट, इनवाइट के बाद में क्या था, गिव। गिव तो अपने आप में एक वर्ब होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा कटेगा, क्या लेगा, क्या क्या बनेगा, इनवाइट यू टू गिव, इनवाइट यू टू गिव a detailed presentation at our upcoming jobs and career conference। समझ में आया कि नहीं। आपको ये जो फिक्स प्रेपोजिशंस है ना, ये पेपर में बहुत परेशान करेंगे ना। अगर आपको चाहिए कि मैं इस तरह की प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस और अच्छे जो मेन से पूछे जा सकते हैं वो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विल डेफिनेटली हैव फ्यू मोर सेशंस ओवर दिस, ठीक है ना, ऑन दिस सेम टॉपिक। चलिए अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एरर बस इसी पार्ट पे था कि इनवाइट जो होती है ना, इसको अच्छे से लर्न करिए। इनवाइट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में टू और फोर दोनों प्रेपोजिशन लग सकती है। टू लगेगा जब आपको लगे इनवाइट के बाद में वर्ब आया है, और फोर लगेगा जब आपको लगे इनवाइट के बाद में एक नाउन आया है। तो वह बस वही आया था बच्चे, इनवाइट के बाद में यहाँ पे गिव था, वर्ब थी, तो इसको ठीक करना था, मैं टू गिव होगा, ठीक है, वर्ब के साथ में टू लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, जैसे नाउन है ना पार्टी, नाउन होता तो हम फोर लगाते। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, ठीक है, इजी था। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी, द एरोप्लेन टुक डाउन शार्पली फ्रॉम द रनवे लेट एट नाइट। कब, लेट नाइट को, विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट हमारा प्रेपोजिशन है, विदाउट, लाइक, ये सब हमारी प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वर्ब है, वर्ब के अंदर आईएनजी है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। द ऑलरेडी सीटेड पैसेंजर्स, जो ऑलरेडी सीटेड थे, इन एडवांस, आफ्टर, अगेन प्रेपोजिशन है, मेकिंग अ ब्रीफ एंड अनक्लियर अनाउंसमेंट थ्रू, किसके द्वारा, द पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जस्ट मोमेंट्स बिफोर द स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम। क्या कहा जा रहा है, जो एरोप्लेन था उसने टुक डाउन कर लिया। पहली बात तो ये एरोप्लेन का जाना, ये क्या होता है, टुक ऑफ, ठीक है ना, टुक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं ना, एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया, पास में तो क्या लिख देंगे, टुक ऑफ, ठीक है, टुक ऑफ। द एरोप्लेन टुक ऑफ शार्पली फ्रॉम द रनवे लेट एट नाइट। जो एरोप्लेन था उसने शार्पली टुक ऑफ किया, मतलब लैंड से उसने मतलब टेक ऑफ किया, तो पास था तो टुक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है। एक वर्ड है ये टुक डाउन, ठीक है, टुक डाउन,
टुक डाउन से क्या समझते हो? टुक डाउन का एक तो मीनिंग होता है टू राइट डाउन, किसी चीज को लिखना, क्या, टू राइट इट डाउन, टू टुक डाउन। एक मीनिंग होता है किसी चीज को डिसमेंटल करना, ठीक है, डिसमेंटल करना, किसी चीज को, कोई बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करना, रिमूव करना, ठीक है, किसी चीज को हटा देना, बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, रिमूव कर देना, हटा देना। एक इसका मीनिंग होता है कोई पोजीशन में मतलब हाई हो ना, तो उसको क्या ना नीचे खींचना, कोई पोजीशन में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा हो तो उसको खींचने को बोलता है टुक डाउन करना, पुल डाउन करना, जैसे बोलता है ना पुल डाउन करना। पोजीशन में कोई हो ऊपर चल रहा तो उसको पुल डाउन करना, उसको खींचना, ठीक है, उसको भी टुक डाउन बोलते हैं। तो ये भी अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसको भी अच्छे से लर्न करना। तो एरोप्लेन क्या होता है? टेक ऑफ करता है ना, टेक डाउन नहीं करता, टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो पास में था तो टुक ऑफ, और टुक डाउन का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, अच्छे से लर्न कर लेना, पेपर में आते हैं वाले क्वेश्चंस। द सोल्जर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर फाइनली सिलेक्टेड, सोल्जर्स को सिलेक्ट किया गया, ये पैसिव है, ठीक है ना, सोल्जर्स खुद को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, सोल्जर्स को सिलेक्ट किया गया। तो इज एम बार वॉज वर्ब के साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किस चीज के लिए? फॉर नेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ऑन किस चीज के लिए? ऑन द सेक्शन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी जो परफॉर्म की थी और डिसिप्लिन दिखाया था, डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले किया था कंसिस्टेंटली। कब? ड्यूरिंग द हाई रिस्क काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान। कंडक्टेड, कहाँ कंडक्ट हुआ था? कंडक्टेड इन द बॉर्डर रीजन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब कोई बॉर्डर लाइन पे मतलब कुछ हुआ होगा वॉर टाइप का, तो उसमें जो सोल्जर्स है जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई, ठीक है, और डिसिप्लिन दिखाया, उस चीज के लिए उनको फाइनली सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कहा गया द सोल्जर्स वर फाइनली सिलेक्टेड फॉर नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ऑन द, अभी देखो, ऑन द सेक्शन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, ऑन द सेक्शन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, उनके सेक्शन के आउटस्टैंडिंग पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, ऑन द क्या लगाएंगे? ऑन द बेसिस of their outstanding bravery and discipline, है कि नहीं? या फिर आप इसको ऐसे कर दो ऑन, या इसको ऐसे कर दो नेशनल रिकॉग्निशन फॉर देयर, ऑन हटाई दो, अगर आपको ऑन भी नहीं मेंटेन करना है तो आप इसको पूरे को ऐसे कर सकते हो। अरे ये रेजर क्यों नहीं लग रहा? हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और their outstanding bravery and discipline, so on, ठीक है। इधर भी इज करेक्ट जैसे आपको लिखना है, बट ऑन द सेक्शन ऑफ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सेक्शन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी, उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी के बेसिस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, इस तरह से। या फिर ऐसे लिख दो, ऑन नहीं लगाना तो फॉर देयर आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी, मतलब द सोल्जर्स वर फाइनली सिलेक्टेड फॉर नेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन, इस तरह से भी कर सकते हो। इधर वेज करेक्ट जो आपको ठीक लगे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है जो आपको अच्छा लगे, बट यहाँ पे सेक्शन नहीं आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ। नेक्स्ट वी हैव इफ शी एक्सरसाइजेज, शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये इफ आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस किसमें? प्रेजेंट में है, तो दूसरे क्लोज में भी क्या आएगा? अगर कंडीशनल सेंटेंस हमें पढ़े हैं ना, इफ के साथ में अगर हमें लगे वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो आने वाले क्लोज में हम क्या करते हैं? विल शैल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। इफ के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होगा, तो इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आने वाले क्लोज में वुड रिमेन की जगह हम क्या कर देंगे? शी विल रिमेन, है कि नहीं। इफ शी एक्सरसाइजेज, शी सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर, इफ शी एक्सरसाइजेज रेगुलर बाय फॉलोइंग अ डिसिप्लिन्ड रूटीन, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह अगर वो डिसिप्लिन रूटीन करती शी विल रिमेन एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक रहेगी, एंड फिजिकली फिट भी रहेगी थ्रू आउट हर लाइफ विदाउट मेजर हेल्थ इश्यूज, ठीक है, पूरे लाइफ वो क्या रहेगी? फिजिकली फिट रहेगी, अगर वो रोज रेगुलर बेसिस पे क्या करेगी? एक्सरसाइज करेगी। तो यहाँ पे विल रिमेन आएगा। हाँ, अगर ये स्लैश यहाँ पे होता तो हम ये भी कर सकते थे, शी रिमेन्स, अगर यहाँ पे स्लैश है तो हमें, हमारी मजबूरी, हम वुड को करके क्या करेंगे? विल, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आई एम प्लानिंग, अभी एक्शन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम प्लानिंग व्हाट टू बाय, ये वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई एम प्लानिंग व्हाट टू बाय, क्या? अ लेदर रेड लग्जरी कार।
अभी देखो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के भी अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटिव का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब है, वर्ब के अपना ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कार कैसी थी, ये इक्विप्ड किसके लिए आया, कार के लिए। कार कैसी थी, इक्विप्ड विद एडवांस सेफ्टी फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर्स एंड सनरूफ बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत नहीं, आई एम प्लानिंग टू बाय अ लेदर रेड लग्जरी कार। तो आपने ये सुना ना, जैसे हमने एडजेक्टिव चैप्टर में किया ओसेस्कॉम, है ना, ओसेस्कॉम आपने सुना होगा, एडजेक्टिव चैप्टर में हमने ये किया ओसेस्कॉम। ओ से क्या समझते हो, ओपिनियन, दूसरों को देख के आप क्या ओपिनियन बनाते हो। एस से आपकी क्या है, साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पस, है कि नहीं। तो इसका सीक्वेंस ही होता है ना, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, लेदर जो है वो आपका मटेरियल है और रेड आपका क्या है, कलर। तो मटेरियल बाद में आएगा ना, कलर पहले आएगा, तो बस वही हमें ठीक करना था। आई एम प्लानिंग टू बाय अ रेड लेदर लग्जरी कार। समझ पा रहे, वैसे एडजेक्टिव चैप्टर से क्वेश्चन था, ओसेस्कॉम का ये इसको सिमेट्री में लेके आना था, ये अब कर लेना, इजी था, इस पे ज्यादा ध्यान दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, कब तक तुम इस यहाँ पे काम करोगे, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर करंट एम्प्लॉयर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करियर ग्रोथ। तुम्हारी यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी नहीं हो रही, तुम यहाँ पे कब तक काम करोगे। एंड वाई डोंट यू, क्यों नहीं करते हो एक्टिवली लुक फॉर बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, और क्यों नहीं ढूंढते हो अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज कहीं और पर ना, यहाँ पे तुम कब तक काम करोगे। अब मैं किसी इंसान से पूछे तुम यहाँ पे कब तक काम करोगे, तो इसका मतलब कोई इंसान जब मैं पूछ रही हूँ तब तक तो वो काम कर चुका है ना, मतलब ये परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस किसी के कंप्लीशन को बताता है, यहाँ तक तो जो मैं पूछ रही हूँ बच्चे वो काम कर चुका है, परफेक्ट टेंस आएगा ना। और मुझे और कब तक काम करोगे, मतलब आगे भी करेगा, तो कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग continuously in this organization। तुम यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तुम यहाँ पे कब तक काम करोगे। ठीक है, और व्हाई डोंट यू एक्टिवली लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपने करियर के लिए और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं देखते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आर यू वर्किंग नहीं, मतलब ये तो ही हो गया कि तुम कब से काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो मतलब पहले कर चुके हो और अभी और कर रहे हो। तो परफेक्ट टेंस, जो कर चुका है उसके लिए परफेक्ट टेंस, और अभी जो कर रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, मैं अगर ये लिखूं मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हियर, लेकिन हम जब यहाँ पे किसी से क्वेश्चन करते हैं तुम यहाँ पे कब तक काम करोगे, तो यहाँ पे जो जब पूछते हैं तब तक तो वो कर ही चुका है ना, तो परफेक्ट टेंस आएगा, और आगे भी करेगा तो आईएनजी, मतलब परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है, इस तरह के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें वैसे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगता है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगते, सिंपल ना, सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगते, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, द जजेस ने क्या किया, यूनानिमस, एक मत जो क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, किसको, द हाईली टैलेंटेड क्लासिकल सिंगर को एलिमिनेट कर दिया, सारे जजेस ने मिलकर, यूनानिमस मतलब एक मत होकर, फ्रॉम कहां से, द कॉन्टेस्ट, एक कोई कॉन्टेस्ट हो रहा होगा उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया। एज शी अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप्ड ऑफ, उसने ड्रॉप ऑफ कर दिया द लाइव परफॉर्मेंस। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना, विदड्रॉ कर देना। ठीक है, किसी लाइव परफॉर्मेंस को उसने क्या कर दिया, बीच में छोड़ दिया, इन द मिडल ऑफ द इंटेंस फाइनल राउंड, इंटेंस फाइनल राउंड में उसने बीच में छोड़ दिया। ड्यू टू, क्यों छोड़ा, क्योंकि सडन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उसको आ गए थे। यहाँ पे कोई सिंगर थी जिसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और उसने बीच में उस परफॉर्मेंस को छोड़ दिया, जिसकी वजह से सारे जजेस ने यूनानिमस डिसीजन लिया कि इसको एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे एक वर्ड है ड्रॉप ऑफ, है ना, फ्रेजल वर्ब है ये। तो ये एक्चुअल में वर्ब कैसी है, फ्रेजल वर्ब, इसको बोलते हैं ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप ऑफ होना मतलब किसी चीज को टू स्टॉप, बीच में स्टॉप कर देना, विदड्रॉ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का था एरर, ड्रॉप ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब वैसे भी देखो सेपरेट होता है ना, किसी चीज से सेपरेट करना, सेपरेट होना। ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब लीफ कहाँ से, देखो पेड़ से सेपरेट हो रही है तो क्या हो जाएंगी, ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ऑफ का मतलब ही जो होता है ना वो सेपरेट होता है, किसी चीज से सेपरेट होना। ठीक है, सेपरेट के सेंस को बताती है, किसी चीज से अलग होना, सेपरेट होना, ऑफ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, जेरी वॉज ड्राइविंग होम क्वाइट लेट एट नाइट
when क्या हो गया, द अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट सडनली टुक प्लेस नियर द डेजर्टेड हाईवे। क्या कह रहा है, जेरी जो थी ड्राइविंग कर रही थी, ठीक है, लेट नाइट को, जब क्या हो गया, एक इंसिडेंट ने सडनली प्लेस किया, एक इंसिडेंट सडनली हुआ, कहाँ पे, एक डेजर्टेड, एक खाली हाईवे था, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब भी कोई लॉन्गर एक्शन हो रहा होता है ना, लॉन्गर एक्शन को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, और लॉन्गर एक्शन में कोई एक छोटा एक्शन इंटरप्ट करता है ना, उसको V2 से परफॉर्म करते हैं। कैसे, when I was watching TV my father came। तो लंबा एक्शन, टीवी को वॉच करना, आईएनजी फॉर्म, और मेरे फादर का आना, मेरा टीवी देखना एक लॉन्गर एक्शन रहा होगा, और एकदम से फादर का आना मतलब माय फादर केम, ठीक है। या फिर ऐसे लिखिए, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में घूम रही थी, चल रही थी, तो एक लॉन्गर एक्शन रहा होगा, आई फाउंड द रिंग, मेरा रिंग को फाउंड करना एक शॉर्टर एक्शन रहा होगा, एक शॉर्टर। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन को देखा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो व्हेन लगना था वो कौन से वाले पार्ट में लगना था, फर्स्ट वाले पार्ट में। व्हेन जब भी लगता है ना, ये आईएनजी वाले लॉन्गर वाले पार्ट के साथ में व्हेन लगता है, ये ध्यान रखें। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई फाउंड अ रिंग, व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है। व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी माय फादर केम, इस तरह से। तो यहाँ पे जो एरर होगा बी पार्ट में मार्क करेंगे, क्योंकि व्हेन यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हटेगा, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, ठीक है, आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ इंटेंस नेगोशिएशंस and mediation the workers finally called out the strike को उन्होंने क्या क्या called out किया, because the management ultimately accede का मतलब होता है accept, ठीक है, टू एक्सेप्ट, मान गए, जो मैनेजमेंट थे वो मान गए, ऑल देयर किसके लिए आया, ये वर्कर्स के लिए, ठीक है। वो वर्कर्स की सारी डिमांड्स को, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी और रीजनेबल डिमांड्स थी, उनको वो फाइनली उन्होंने असेंट कर लिया, एक्सीड कर लिया, मान गए। तो जो वर्कर्स है उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, कॉल्ड आउट नहीं, कॉल्ड ऑफ किया। स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ करना मतलब स्ट्राइक को रोकना, किसी चीज को रोकने का मतलब होता है टू स्टॉप, कॉल्ड ऑफ ऑफ का मतलब बताया था ना भी, सेपरेट होना, अलग होना, चीज को छोड़ना बीच में, तो कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो वर्कर्स ने फाइनली कॉल्ड ऑफ कर दिया स्ट्राइक को, जो काफी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट टीम ने उनकी जो डिमांड्स थी उनको एक्सीड कर लिया, कुछ डिमांड्स को अग्री कर लिया। तो ठीक है, कॉल्ड आउट तो मतलब होता है, कॉल्ड आउट का मतलब होता है शाउट, लाउडली बोलना ना, लाउडली बोलना, ठीक है। तो स्पीक लाउडली, जोर जोर से बोलना, तो स्पीक लाउडली। तो गाइस, ये हमारे 20 क्वेश्चन जो हम 2020 की सीरीज कर रहे हैं। आई होप अपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लग रहा है सेशन अच्छा है तो सेशन को लाइक करना बनता है, एंड मैक्सिमम आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ना। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नहीं है, ये कंटेंट हम खुद बना रहे हैं, एडुकेटिव टाइप का। क्वेश्चंस की लेंथ को थोड़ा बड़ा किया है, और वही क्वेश्चन है आपके नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, फ्रेजल वर्ब्स के ना, फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, जो क्योंकि इनके चांसेस ज्यादा है मेंस में आने के। और जाते जाते बस इतना ही, हमारा जैसे ऐप है ना, ML कैंपस ऐप, जैसे आप देख पा रहे हैं ML कैंपस ऐप, तो इस ऐप पे ना बहुत सारे मॉक्स इंग्लिश के जो है फ्री में प्रोवाइड आपको किए गए हैं, उनको अवेल करिए। कहाँ से अवेल करेंगे, ML कैंपस ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और इंग्लिश के बहुत सारे फ्री के मॉक्स हैं जो मैंने खुद रेडी किए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप उनको वहां से लगाइए, आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। सारे क्वेश्चंस अभी अपडेट किए हैं, एडुकेटी के हिसाब से हैं, चैप्टर वाइज भी हैं मॉक्स और मिसलेनियस भी हैं, ठीक है। आप दोनों लगाइए, चैप्टर वाइज भी लगाइए और मिसलेनियस भी लगाइए, और सी कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। फी का तो लगा ही सकते हैं ना, जो फ्री में मिल रहा है उसको तो लगाना ही चाहिए, तो वो भी लगा सकते हैं। तो बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।